नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं फाइनल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर जमकर हिंदू मुसलमान हुआ। बिल के प्रारूप पर सवाल उठाते हुए विपक्ष ने इसमें मुस्लिम और ओबीसी महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण की मांग की, तो सरकार ने साफ कर दिया कि धर्म के नाम पर आरक्षण की इजाजत देश का संविधान भी नहीं देता है। महिला आरक्षण बिल पर घमासान, संसद में जमकर हुआ हिंदू मुसलमान। विपक्ष ने नियत पर उठाए सवाल, सरकार ने पढ़ाया संविधान। केंद्र की मोदी सरकार ने संसद के विशेष सत्र में महिलाओं के लिए संसद और विधानसभा में 33% आरक्षण देने का ऐतिहासिक बिल पेश किया। आधी आबादी को उनका वाजिब हक देने के लिए पेश किए गए बिल को लेकर हुई चर्चा में जोरदार बहस देखने को मिली। बहस के दौरान समाजवादी पार्टी एक बार फिर मुस्लिम एंगल लेकर के सामने आ गई। अखिलेश यादव ने बिल में मुस्लिम और ओबीसी के लिए अलग से आरक्षण की मांग की। बिना जनगणना के, बिना पिछड़ी जाति को शामिल किए हुए जो महिला आरक्षण लाया जा रहा है, जब इनके वोट को कमी पड़ गई, जब इनका खुद ही का वोटर इन्हें छोड़ के चला गया, ये महिला आरक्षण तुष्टीकरण के लिए लेके आ रहे हैं। ये महिला आरक्षण ही तुष्टीकरण के लिए ला रहे हैं। हम महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है, हम लोग खुद उसके पक्ष में, लेकिन क्यों ला रहे हैं? अभी ला क्यों रहे हैं इस समय? अखिलेश की आपत्तियों का गृह मंत्री अमित शाह ने जोरदार ढंग से समाधान किया। अमित शाह ने कहा कि सपा सारी टिकट मुस्लिम महिलाओं को देती, इसमें हमें कहां आपत्ति है, लेकिन धर्म के आधार पर आरक्षण की कतई मंजूरी नहीं है। यह संविधान के खिलाफ है। बिल के पुरस्तापित थे बगैर बिल के मेरिट्स पर कैसे चर्चा हो सकती है? अभी उनको तकनीकी ऑब्जेक्शन है तो ही वो ले सकते हैं। एक बार बिल पुरस्तापित होने के बाद ही बिल के मेरिट्स पर सदन के सदस्य बोल सकते हैं। अभी ये सदन इस स्टेज पर है कि बिल को पुरस्तापित करना या ना करना। तो बिल को पुरस्तापित करने के लिए टेक्निकल ऑब्जेक्शन ही रूल 72 में वो ले सकते हैं। उनको भाषण करने का पर्याप्त मौका मिलेगा और आप बड़े दयालु हो, ज्यादा मौका देना उनको, हमें कोई, और हम भी कस कर जवाब देंगे, हमें कोई तकलीफ नहीं है। परंतु अभी जो रूल्स है वो रूल्स है कि वो तकनीकी ऑब्जेक्शन ही ले सकते हैं, बिल के मेरिट्स पर नहीं बता सकते। बिल पर पीएम मोदी ने भी चर्चा में हिस्सा लिया और विपक्ष को जमकर घेरा। पीएम मोदी ने कहा कि हम भ्रम में न रहें कि हम देश की नारी शक्ति को कुछ दे रहे हैं, ये उनका हक है और हमने कई दशकों से उनको रोका है। आज उसका प्रायश्चित करके उस अपराध से मुक्ति पाने का अवसर है। अर्बन लोकल बॉडीज की हेड के रूप में मेयर्स हो या स्टैंडिंग कमेटी का काम देखने वाली बहनें हैं, उनकी ताकत है। और मैं मानता हूं कि आज देश जो प्रगति कर रहा है, उस प्रगति में इनका भी महत्वपूर्ण योगदान है। उस ऋण को हमें स्वीकार करने का ये अवसर है। आदरणीय अध्यक्ष जी, एक लंबी प्रतीक्षा एंड एक प्रकार से हम सबके लिए सवालिया निशान पैदा हो, ऐसी परिस्थिति हम ही लोगों ने पैदा की है। ये अवसर है कि हम पुरानी जो कुछ भी मर्यादाएं रही होगी, मुश्किलें रही होगी, उसे बाहर निकले, हिम्मत के साथ हम आगे बढ़े और नारी शक्ति का राष्ट्र के विकास में उनकी सहभागिता को हम सुनिश्चित करें। वहीं बहस में भाग लेते हुए कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने सरकार की नीयत पर सवाल खड़े किए। प्रियंका ने कहा कि देश की महिलाओं के नाम पर देश के बुनियादी ढांचों से खिलवाड़ नहीं हो सकता। संसद को कमजोर करके सत्ता कायम रखने की साजिश हो रही है। बता दें कि बिलों पर चर्चा के लिए 16 और 17 अप्रैल को 15 घंटे का समय तय किया गया। इसके बाद 17 अप्रैल को शाम 4 बजे वोटिंग की जाएगी। संशोधन बिल में लोकसभा सांसदों की संख्या 850 करने और फिर महिलाओं की 33% आरक्षण देने का प्रस्ताव है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण से जुड़ा बिल पेश किया गया। इस बिल पर भले ही विपक्ष पक्ष की राय अलग अलग हो, लेकिन इसको लेकर महिलाओं में खासा उत्साह है। यूपी की राजधानी में उत्साहित महिलाओं ने पीएम की लंबी आयु की कामना के लिए हवन पूजन किया।
महिला आरक्षण को लेकर लोकसभा में गुरुवार को जोरदार बहस देखने को मिली। बिल से जुड़े कई मुद्दों पर जहां विपक्ष ने आपत्ति जताई तो सत्ता पक्ष के सदस्यों ने उन आपत्तियों को खारिज किया। पक्ष विपक्ष की इस बहस से इतर इस आरक्षण बिल को लेकर देश की आधी आबादी में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। यूपी की राजधानी लखनऊ की महिलाओं ने इस बिल को लाने के लिए पीएम को धन्यवाद कहा। महिलाओं ने पीएम के सम्मान में उनकी लंबी आयु और समृद्धि की कामना के साथ हवन महायज्ञ किया। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को बधाई देता हूं और आज हम लोग उनको इस ढंग से बधाई दे रहे हैं कि प्रभु श्री राम जी का आरती किया गया है। उसके बाद भगवान भोलेनाथ के मंदिर में हम लोग जा रहे हैं कि वो दीर्घायु भी हों और 2029 में सरकार बने और हमारे महिलाओं के सम्मान में जो उन्होंने किया है, विश्व हिंदू रक्षा परिषद उनको बहुत बहुत बधाई देता है। आज के दिन काफी सौभाग्यशाली है हम लोगों के लिए। किसी ने हम लोगों के बारे में भी सोचा है। अभी तक हम लोगों को शोषित वंचित समाज ही समझा जाता था, लेकिन मोदी जी के दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि हम लोगों को सशक्तिकरण की उसमें पहला कदम उन्होंने इतना बड़ा मान सम्मान हम लोगों को दिया है। इस हवन महायज्ञ में विश्व हिंदू रक्षा परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय के नेतृत्व में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। इस दौरान नारी शक्ति का वंदन और अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य इस ऐतिहासिक निर्णय के प्रति आभार व्यक्त करना और समाज में महिलाओं के सम्मान, अधिकारों को और मजबूत करना रहा। बहुत खुशी का दिन है और मैं देख रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग महिलाएं जितनी भी यहाँ पे खड़ी हैं और देख रही हैं और देख रहे हैं सब लोग। हमारे विश्व हिंदू रक्षा परिषद के माननीय गोपाल अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने भी एक मुद्दा रखा था महिलाओं का। महिलाओं के साथ सपोर्ट में रहते हैं और हमेशा सबका ही सम्मान करते हैं। वो सबसे पहले प्रभु श्री राम जी का पूजन और आरती की गई। उसके पश्चात यात्रा निकालकर शिव भोला मंदिर में विधि विधान से यज्ञ हवन संपन्न हुआ। देश की उन्नति, नारी सम्मान और समृद्धि की कामना के साथ आयोजन का समापन हुआ। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर विशेष चर्चा बुलाएगी, जिसमें पक्ष और विपक्ष को लेकर सवाल जवाब किया जाएगा और गृह मंत्री अमित शाह भी उनका जवाब देंगे। कुल मिला के देखा जाए तो उसमें राजनीति भी साफ तौर पर देखी गई है। बसपा सुप्रीमो मायावती से लेकर अखिलेश यादव ने भी जो महिला आरक्षण बिल है उसको लेकर भी सवाल खड़े किए थे, पर उसको लेकर पूरे देश और प्रदेश में खुशी का माहौल है और महिलाओं के अंदर खासा जोश देखने को मिल रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सर्वजीत सिंह साथ अनुज कुमार, इंडिया डेली, लखनऊ। मध्य प्रदेश की सियासत में एक बहुत बड़ा सवाल गूंज रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह तीसरी बार राज्यसभा क्यों नहीं जा रहे हैं? क्या यह उनका खुद का फैसला है या पार्टी की रणनीति है? गांधी परिवार और कांग्रेस की राजनीति के लिए इस फैसले के मायने क्या हैं? देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह अब राज्यसभा में नजर नहीं आएंगे। 2 बार राज्यसभा सांसद रह चुके दिग्विजय की तीसरी पारी पर विराम लग चुका है। सूत्रों की माने तो पार्टी दिग्विजय सिंह की जगह युवा चेहरों और नए समीकरणों को मौका देना चाहती है और दिग्विजय सिंह के अनुभव का इस्तेमाल एमपी में पार्टी संगठन को मजबूती देने में किया जा सकता है। देखिए, कांग्रेस पार्टी में ये निर्णय करने का जो पूरा अधिकार है वो हमारे केंद्रीय नेतृत्व को है। आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी को है, राहुल जी को, सोनिया जी को है और जो जिसका नाम निर्धारित कर देगा वो राज्यसभा जाएगा। आदरणीय दिग्विजय सिंह जी से अगर कहा जाएगा तो बिल्कुल जाएंगे। अगर वो जिसका नाम ऊपर से दिल्ली से केंद्रीय नेतृत्व के यहाँ से फाइनल होकर आएगा वो राज्यसभा जाएगा। अभी तक की यही स्थिति है। बीजेपी इस बात पर चुटकी लेते हुए नजर आ रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस में अब दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं की जरूरत नहीं समझी जा रही, इसलिए उन्हें किनारे किया जा रहा है। देखिए, दिग्विजय सिंह इतने सीनियर लीडर हैं, देश जानता है कि उनकी जो आइडियोसिंक्रेसी है वो कम से कम, जैसा कहा जा रहा है कि दिग्विजय सिंह क्यों इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं राज्यसभा में फिर से जाने के लिए। ऐसा नहीं है, दिग्विजय सिंह कोई नया चेहरा नहीं है जो लालायित हो और खुद अपनी तरफ से पेशकश रखें कि कांग्रेस अगर ये भूल करती है कि दिग्विजय सिंह को फिर से मौका नहीं देती है तो ये नुकसान कांग्रेस को होगा। और बाकी बीजेपी का अपना स्ट्रैटेजी है कि उनकी नज़र तीसरी सीट पर भी है, तो इधर उधर थोड़ा बहुत भी कुछ होता है तो 3-4 सीटों का ही एक फ़र्क है। अगर इधर उधर होती हैं तो शायद हो सकता है कि कांग्रेस इस सीट को बचा ही ना पाए। लेकिन दिग्विजय सिंह अगर इस पर आते हैं तो मुझे लगता है सीट फिर से रोटेट होगी और एक कांग्रेस को बल मिलेगा, क्योंकि अभी भी दिग्विजय सिंह में काफी पोटेंशियलिटी बाकी है। वहीं समाजवादी पार्टी से कांग्रेस की अंदरूनी रणनीति बता रही है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि कांग्रेस में बदलाव की जरूरत महसूस हो रही है और नए चेहरों को आगे लाने का दबाव है।
देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जो अंदर खाने में बहुत झगड़े चल रहे हैं, ये झगड़े का एक हिस्सा है। और दिग्विजय सिंह जी के खिलाफत में पूरी कांग्रेस पार्टी मुझे दिखाई देती है। जिस तरीके से उनको ऊपर दोष लगाया गया कि कमलनाथ जी की सरकार उनके कारण गई, पितृमोह के कारण गई, और भी तमाम बातें, तो मुझे लगता है कि वो अपने ऊपर बात रखते हुए अब ये बात कह रहे हैं कि मैं अब राज्यसभा नहीं जाऊंगा, जबकि स्थितियां बड़ी विपरीत हैं। 10 साल लगातार मुख्यमंत्री रहना, उसके बाद ये कहना कि मैं अब किसी पद पे नहीं रहूंगा, वो 10 साल भी उन्होंने निकाले। और आरोप प्रत्यारोप में कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से घिरी हुई है, ये बड़ा नकारात्मक स्थिति है और ये भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं मजबूत करने की बात दिखती है। कांग्रेस में दिग्विजय सिंह की भूमिका को लेकर सियासी पंडितों का मानना है कि अभी भी दिग्विजय सिंह पर गांधी परिवार का भरोसा कायम है। ऐसे में वो दिग्विजय सिंह को राज्यसभा न भेजने के फैसले को कांग्रेस में जनरेशन शिफ्ट की तैयारी के रूप में देख रहे हैं। देखिए, ये कांग्रेस के नेतृत्व को सोचने की आवश्यकता है कि दिग्विजय सिंह इस प्रकार से कांग्रेस के निर्णय लेने लग गया है। वो स्वयं स्पष्ट करते हैं कि वो चुनाव राज्यसभा के लिए चुनाव प्रत्याशी नहीं होंगे। वो स्वयं ये डिक्लेयर कर देते हैं कि कांग्रेस को निर्णय करना था, तो वो निर्णय उन्होंने कर लिया। तो कांग्रेस में जो अंतर्द्वंद और अंतर्कलह चल रही है तीसरी राज्यसभा की सीट के लिए, वो स्पष्टता कल उनकी सामने आ गई है। एक तरफ कमलनाथ जी बार्गेनिंग कर रहे हैं कि उनको राज्यसभा जाना है, दूसरी तरफ अरुण यादव जी हैं, जीतू पटवारी जी स्वयं लगे हैं, उमंग सिंघार जी आदिवासी की बात कर रहे हैं, प्रदीप अहिरवार जी SC की बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार से कांग्रेस का जो अंतर्कलह है वो हमारे सामने आ गया है। दूसरा जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को देखते हुए, उनके जनकल्याणकारी नीतियों को देखते हुए कांग्रेस के भी कई विधायक इस मंशा में हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट देने का विचार कर रहे हैं। तो ऐसे में दिग्विजय सिंह का चुनाव न लड़ना, राज्यसभा के चुनाव में प्रत्याशी न बनना, ये अपने आप में स्वाभाविक है। दिग्विजय सिंह को कांग्रेस का अहम रणनीतिकार और गांधी परिवार का भरोसेमंद माना जाता है। ऐसे में दिग्विजय सिंह को राज्यसभा नहीं भेजना कांग्रेस की नई रणनीति का हिस्सा जरूर हो सकता है। तो दिग्विजय सिंह का राज्यसभा से दूरी बनाना कांग्रेस की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है या पार्टी में बदलाव की शुरुआत है? तो सियासी गलियारों में सवाल तो कई हैं जिसके जवाब आने अभी बाकी हैं। इंडिया डेली के लिए भोपाल से कैमरामैन ओबेस के साथ मुक्ता पाठक। गुरुवार का दिन गाजियाबाद के लिए एक बहुत बड़ी त्रासदी लेकर आया। आग की लपटों ने 500 परिवारों का आशियाना छीन लिया। गनीमत बस इतनी रही कि इस भीषण अग्निकांड में बहुत बड़ा जानमाल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन प्रशासन ने पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। गुरुवार का दिन दोपहर के करीब 12 बजे थे। अचानक आग की ऊंची ऊंची लपटों से गाजियाबाद का आसमान लाल हो गया। धुएं का गुबार कई किलोमीटर तक छा गया। लोग संभल पाते, फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच पाती, इससे पहले आग की विकराल लपटों ने 500 परिवारों का आशियाना छीन लिया। गुरुवार को गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना इलाके के कनावनी गांव में आग ने जमकर कहर बरपाया। गांव की झुग्गी बस्ती में खाना बनाते वक्त चूल्हे से निकली चिंगारी ने पहले एक घर में आग पकड़ी और फिर देखते देखते विकराल आग ने सैकड़ों झुग्गियों को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने की खबर मिलते ही वैशाली, साहिबाबाद और कोतवाली समेत आसपास के फायर स्टेशन से दमकल की गाड़ियां मौके पर भेजी गई। आग की भयावहता को देखते हुए मोदीनगर, लोनी और गौतम बुद्ध नगर से भी अतिरिक्त फायर टेंडर बुलाए गए। कुल 22 दमकल गाड़ियों, नगर निगम के हाई प्रेशर टैंकर्स और निजी संस्थानों की मदद से करीब 2 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। देखिए, लगभग 12:15 बजे हमें सूचना प्राप्त हुई थी। हमारी सबसे पहले जितनी गाड़ियां वैशाली फायर स्टेशन में मौजूद थी, सभी घटनास्थल पर आके पहुंच गई थी और हमने आगे देखा तो बहुत बड़े क्षेत्र में ये आग लगी हुई थी, जिसको देखते हुए हमने नोएडा से और गाजियाबाद के अन्य स्टेशनों से भी गाड़ियां यहाँ मंगाई। लगभग 22 फायर सर्विस की गाड़ियां और 3 प्राइवेट गाड़ियां और नगर पालिका की गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची। चारों तरफ से घेरते हुए हमने आग बुझाना शुरू किया। कई सिलेंडर बीच बीच में फट रहे थे, उसको देखते हुए टीम में पूरी तत्परता से आग में बीच में घुसते हुए अल्प समय में इसको काबू करने की कोशिश की है। तक हम लोगों ने आग को पूरी तरह से बुझा दिया है। जो कूलिंग का कार्य प्रचलित है, कहीं छोटी मोटी जो है कूलिंग की जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टीन शेड से बनी झोपड़ियों और कबाड़ के सामान के कारण आग तेजी से फैली। वहीं घरेलू गैस सिलेंडर्स में हुए लगातार विस्फोटों ने आग को और विकराल बना दिया। तेज हवाओं ने भी आग को फैलने में मदद की, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। वो 12 बजे आग लगे थे, हम लोग सो रहे थे झुग्गी में, तो 12 बजे आग लगा था। तो हम लोग फिर बाहर निकले तो देखे तो आग लग गई थी। तो फिर हमारा तो सारा झुग्गी जले गए, तो हम क्या करें।
अब ऐसे ही सोते रहेंगे हम लोग। अच्छा, जहाँ बैठे हैं आपकी झुग्गी थी? नहीं, वहाँ पे हमारा झुग्गी है। अच्छा, लगा था कोरोना की तरफ से, लेकिन हमारा क्या नुकसान हो गया? सारा नुकसान, पूरा सारा माल पूरा हमारा, और क्या होगा। गाजियाबाद के जिलाधिकारी ने घटना की जानकारी देते हुए कहा कि स्थिति अब पूरी तरह से कंट्रोल में है और आग पूरी तरह काबू कर ली गई है। इस भयंकर आग ने सैकड़ों लोगों के आशियाने उजाड़ दिए। गनीमत रही कि इसमें किसी की जान नहीं गई। हम तो यही रहेंगे हम लोग। घर जल गया तो क्या हुआ है, हम यही रहेंगे। नहीं, हम तो काम पे गए थे, कोई जान हम लोग नहीं पता है। प्रशासन से किस तरह की मदद चाहते हैं आप? राशन पानी की मदद मांग रहे हैं, हम क्या मांगे। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी घटना का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को राहत कार्य में तेजी लाने और प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। आदेश मिलने के बाद प्रशासन नुकसान के आकलन के लिए सर्वे में जुटा हुआ है। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। प्रशासन की ओर से भी घटना स्थल का निरीक्षण किया गया और जो यहाँ के लोग हैं उनको भी आश्वस्त किया जाएगा, उनकी जो मदद होगी वो की जाएगी। और जो आग है, इस समय पर आग को जो बुझ चुकी है उसको ठंडा करने का जो कार्य है वो निरंतर अभी जारी है। राहत और बचाव कार्य अभी जारी है। फिलहाल अभी जो है आग का जो आधिकारिक बयान है, आग का लग जलने का जो कारण है वो भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। गाजियाबाद से मैं मोहित गौतम, इंडिया डेली। क्या गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नेटवर्क में फूट पड़ गई है? ये सवाल सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट के बाद उठने लगा है। इस पोस्ट में क्या है? ये पोस्ट किस बात की ओर इशारा कर रहा है? एक रिपोर्ट देखते हैं। गैंगस्टर वर्ल्ड में बगावत की आहट। क्या दरक रहा है कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नेटवर्क? एक वायरल पोस्ट, एक खुली चुनौती और कई बड़े सवाल। सोशल मीडिया पर वायरल इस मैसेज ने अंडरवर्ल्ड की नींद उड़ा दी है। खुद को गैंगस्टर गोल्डी डिल्लो बताने वाले शख्स ने कनाडा के शरे शहर में हुए फायरिंग की जिम्मेदारी ली है, लेकिन असली धमाका उसके बाद हुआ। दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल एक पोस्ट में गैंगस्टर गोल्डी डिल्लो के हवाले से कई बातें लिखी गई हैं। पोस्ट में साफ कहा गया है कि उसका और उसके साथियों का भारत के सबसे बड़े गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से कोई लेना देना नहीं है। मेरे और मेरे भाइयों का लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप से कोई संबंध नहीं है। इसका मतलब गैंग से दूरी का खुला ऐलान या फिर सीधी बगावत। वायरल पोस्ट में बॉस यूरोप उर्फ हरसिमरत सरपंच का नाम लेकर चेतावनी भी दी गई है, इससे बचकर रहो। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग में फूट पड़ चुकी है या फिर ये सब एक नई रणनीति के शुरुआत का हिस्सा है? बगावत, डर या फिर नई चाल? देश के सबसे बड़े गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग को लेकर उठ रहे सवालों के जवाब एजेंसियों की जांच और उनके एक्शन के बाद ही सामने आ पाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट रविंदर के साथ रजनीश शर्मा, इंडिया डेली, दिल्ली। दिल्ली की साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की साइबर पुलिस ने एक ऐसे शातिर ठग को गिरफ्तार किया जिससे फर्जी प्रोफाइल बनाकर 500 से ज्यादा महिलाओं को अपना शिकार बनाया। आरोपी प्यार, शादी और करियर के नाम पर न सिर्फ ठगी करता था बल्कि निजी फोटो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल भी किया करता था। कभी डॉक्टर, कभी फिल्म प्रोड्यूसर तो कभी बिजनेसमैन। प्रोफाइल अलग अलग लेकिन शख्स एक। जी हाँ, पुलिस की गिरफ्त में साइबर ठगी का ये वो मास्टरमाइंड है जिसने सोशल मीडिया और डेटिंग एप्स के जरिए करीब 500 महिलाओं को ठगी का शिकार बनाया। आनंद कुमार नाम का ये शातिर सोशल मीडिया और डेटिंग एप्स पर अपनी फर्जी प्रोफाइल बनाकर महिलाओं को अपने जाल में फंसाता था। धीरे धीरे वो महिलाओं के साथ इमोशनल रिश्ता बनाता और फिर शुरू होता ठगी और ब्लैकमेल का खेल। शादी का झांसा, मेडिकल इमरजेंसी और बिजनेस नुकसान जैसे बहाने बनाकर आरोपी लाखों रुपए ऐंठ लेता था। साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के साइबर पुलिस स्टेशन ने एक साइबर फ्रॉडस्टर और हनी ट्रैपिंग केस के अक्यूज को गिरफ्तार किया है। साइबर क्राइम पोर्टल पर महिला विक्टिम ने अपनी शिकायत दर्ज की कि इनके पास एक सोशल मीडिया प्रोफाइल, जो इन्हें बाद में पता चला कि फेक है,
वहाँ से इन्हें अप्रोच किया गया, जिसका यूज़र नेम वैभव अरोड़ा नाम से था। जैसे ही दोनों के बीच में बातें स्टार्ट हुई और ट्रस्ट बनने लगा, तो अक्यूज़ ने महिला विक्टिम से करीब 7 लाख रुपए की ठगी करी। मामले की गंभीरता को देखते हुए एक डेडिकेटेड टीम बनाई गई विमेन सब इंस्पेक्टर प्रियंका के अंडर, जिसका ओवरऑल सुपरविजन कर रहे थे एसएचओ साइबर। पुलिस के अनुसार आरोपी ने करीब 500 महिलाओं को निशाना बनाया और उनसे करीब 2 करोड़ रुपए की ठगी की। इतना ही नहीं, वो कई पीड़ितों की निजी फोटो और वीडियो लेकर उन्हें वायरल करने की धमकी भी देता था। लेकिन आखिरकार उसके पाप का घड़ा भर गया और पुलिस के पास पहुंची एक शिकायत। पुलिस ने तकनीकी जांच शुरू की और डिजिटल ट्रेल के जरिए आरोपी तक पहुंची। फिर आरोपी को पश्चिम बंगाल के 24 परगना इलाके से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपी से 4 मोबाइल फोन, 8 सिम कार्ड, डेबिट कार्ड और सोने के गहने बरामद किए हैं, जो ठगी के पैसों से खरीदे गए थे। प्रोफाइल एक हैबिचुअल साइबर ऑफेंडर की तरह है। इस पर पहले से ही इसी तरीके के 2 मुकदमे दर्ज हैं और ये सिर्फ महिला विक्टिम्स को अपना शिकार बनाता था। ये कई तरीके के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम के थ्रू फेक प्रोफाइल्स का इस्तेमाल करके उनका ट्रस्ट गेन करने की कोशिश करता था और अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ जैसे प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़, मॉडलिंग, मैरिज के प्रपोजल, इनके चलते उन्हें अपने जाल में फंसाता था। इसने अभी तक टोटल 500 से ज़्यादा महिलाओं को अपना शिकार बनाया हुआ है और करीब 2 करोड़ से ज़्यादा की ठगी की हुई है। इसी ठगी से खरीदा हुआ सामान भी इसके पास से बरामद है, जिसमें 4 स्मार्टफोन्स, 8 सिम कार्ड, 3 डेबिट कार्ड, 4 गोल्ड के ब्रेसलेट्स और 5 गोल्ड चेन्स, ये सभी इसी के पास से बरामद है। पुलिस की जांच में अभी तक 500 से ज्यादा पीड़ित महिलाएं सामने आई। पुलिस मामले की गहराई से जांच में जुटी है। आशंका है कि ठगी का दायरा और बड़ा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने देश भर में 500 से ज्यादा महिलाओं को निशाना बनाया और करीब 2 करोड़ रुपए की ठगी की। इसके पास से मोबाइल फोन, सिम कार्ड, डेबिट कार्ड और सोने के गहने भी बरामद किए गए। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और इस पूरे साइबर गिरोह के नेटवर्क की जांच कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट रविंदर के साथ मैं पंकज राय, इंडिया डेली, दिल्ली। मध्य प्रदेश के भोपाल से एक बेहद चौंकाने वाली और खतरनाक खबर सामने आई। यहां युवाओं के बीच नशे का एक नया और खौफनाक ट्रेंड तेजी से फैल रहा है। ब्लड किक। क्या है यह ब्लड किक और कितनी खतरनाक है यह ब्लड किक, देखिए इस रिपोर्ट में। खून का नशा। भोपाल के युवाओं में नशे का एक नया और खौफनाक तरीका सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो देखकर युवा इस ट्रेंड की ओर आकर्षित हो रहे हैं। ब्लड किक में अपना खून निकालकर उसे वापस अपने शरीर में इंजेक्ट करते हैं ताकि इंस्टेंट नशा मिल सके। युवा इसे एनर्जी और इंस्टेंट किक का नया तरीका मान रहे हैं। जानकारी के मुताबिक पिछले 1 साल में ऐसे 12 केस सामने आए हैं, जिसमें 18 से 25 साल के युवा जो इस खतरनाक प्रयोग को नशे का नया तरीका समझ रहे हैं। इस तरह के केस बेहद चिंताजनक हैं। इसमें व्यक्ति को तुरंत किक महसूस होती है, लेकिन इसके परिणाम बहुत खतरनाक हो सकते हैं। अगर कोई भी ब्लड कंपोनेंट जो कि इंजेक्ट किया जाता है वो अगर किसी गलत वेन में चला जाए या वेन से थोड़ा बाहर चला जाए तो थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन या इवन गैंग्रीन तक के चांसेस हो सकते हैं। या जो ब्लड से रोग फैलते हैं, ब्लड ट्रांसमिटेड डिसऑर्डर है, वो भी हो सकते हैं। तो युवाओं को ये सलाह है कि वो ऐसी चीज़ों से दूर रहें, सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो ना देखें या ऐसे अकाउंट से फॉलो ना करें जिनसे इस तरह के नशे की प्रेरणा मिलती है। डॉक्टरों के मुताबिक बिना मेडिकल निगरानी के खून या उसके कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करना जानलेवा हो सकता है। गलत तरीके से इंजेक्शन लेने पर गंभीर संक्रमण और खून से जुड़ी बीमारियों का खतरा कई गुना बढ़ जाता है, जिनमें HIV, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, इन्फेक्शन, एलर्जी और मौत तक का खतरा है। सबसे बड़ा जो घातक चीज़ है कि किसी को ब्लड ग्रुप चेक किए बिना करते हैं। मान लीजिए मेरा ग्रुप ब्लड पॉजिटिव, बी पॉजिटिव है, आप O पॉजिटिव हैं,
आपका ब्लड मैंने ले लिया तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान उसका पेशेंट को हो सकता है। चूँकि अमाउंट कम रहता है 10 ml 5 ml, एक दिन में उसका प्रभाव मालूम नहीं पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे जब वो ब्लड में जाता है तो आरबीसी काउंट गड़बड़ हो सकते हैं, इम्यूनिटी ख़राब हो सकती है, ब्लड कैंसर हो सकता है, लीवर डैमेज हो सकता है। ऐसे बहुत सारे सिम्टम हैं जो आने वाले समय में दिखने लगेंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं डिजिटल मीडिया को भी रोकना बहुत ज़रूरी है सरकार को, क्योंकि ये ज़्यादातर जितने पेशेंट्स के बारे में अभी मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है वो उन्होंने कहीं ना कहीं बाहर के चैनल पे देख के कहीं बाहर के बच्चों से लिया है ना, जिसका जो कि भोपाल में भी अब आ गया है, जो कि बहुत ही डेंजरस है। विदेशों में ब्लड डोपिंग का इस्तेमाल खिलाड़ी प्रदर्शन बढ़ाने के लिए तो करते हैं, लेकिन वो भी सख्त मेडिकल निगरानी में होता है। बात साफ है, बिना विशेषज्ञ की देखरेख के ऐसा प्रयोग करना जानलेवा साबित हो सकता है। शहरों में आया ये नया नशे का ट्रेंड बहुत बड़ी चेतावनी है। जरूरत है जागरूकता की, क्योंकि अगर इस नशे पे लगाम नहीं लगाया गया तो ये जो नया ब्लड किक है, ये किक नहीं है बल्कि मौत को इनविटेशन देने जैसा है। इंडिया डेली के लिए भोपाल से कैमरामैन ओबेस के साथ मुक्ता पाठक। फाइनल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक पे जाने से पहले आपको बता दें, इंडिया डेली अब आपकी स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।